हमारा निज़ाम जो है ना, इसको बयान कर दें, ये है क्या, इसका रोल क्या होता है, वर्क किस तरह से करता है, और मैदा जो है ना वो हमारा कितना अहम ऑर्गन है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट हम कहते हैं इसे अपनी ज़बान में जी। तो ये हमारे मुंह से लेके जहाँ तक ग़िज़ा का इखराज है वहाँ तक का सारा सिस्टम है। ठीक है। ये एक ट्यूब से डेवलप होता है। ओके। उस ट्यूब में जैसे आप समझे कि एक नदी नाला चलता है, दरिया बनता है, सारे आगे चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो पहले हमारा ग़िज़ा की नाली बनती है, फिर हमारा मैदा आता है, मैदे के बाद छोटी आंत के 3 हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, आइलियम, फिर बड़ी आंत आती है। तो इसमें हर हिस्से का अपना अपना रोल है। यानी जब हम खाने का सोचते ही हैं तो उस वक्त मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, कहते हैं मुंह में पानी भर आया। तो वहाँ से ही जो कार्बोहाइड्रेट को हाजमे का निज़ाम है वो शुरू हो जाता है। फिर मैदे के अंदर भी जो चीज़ें हैं तेज़ाब वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं केफेलिक फेज़, यानी दिमाग से ही काम शुरू हो जाता है इसका। अच्छा। तो मैदा जो है मेनली उसके अंदर एसिड है। अब एसिड होता है तो वहाँ जर्म्स नहीं होते, सिवाय एक जर्म हेलिकोबैक्टर है, उसके अलावा कोई उसमें सर्वाइव नहीं करता। और ये कुदरत का निज़ाम फिर जब वो मैदे में जाता है तो उसके अंदर तेज़ाब और बाकी चीज़ों की मिक्सिंग होती है। तो बेसिकली ये मदानी का काम करता है, जिसमें सारी चीज़ों को मिक्स करके एक लिक्विड सा बना देता है। वो लिक्विड थोड़ा थोड़ा करके आगे जाता है, क्योंकि आगे ग़िज़ा की जो नाली है वो छोटी है, तो थोड़ा थोड़ा करके जाता है और तकरीबन 4 से 6 घंटे में मैदे को खाली हो जाना चाहिए। फिर उसमें जो रतूबतें आती हैं वो एक तो गाल ब्लैडर से आती है, हमारे पित्ते से आती है जो जिगर की रतूबत होती है, और दूसरे हमारे लबलबे से आती है जो निज़ाम हज़म में प्रोटीन को और फैट्स को हज़म करती है। छोटी आंत में छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर होता है, जिस तरह हमारा टूथब्रश है ऐसे ही होता है। वो इसलिए है कि उसमें जो चीज़ें हैं जज़ब होने की रफ्तार या जज़ब होने के लिए एरिया बहुत ज़्यादा बन जाए। बड़ी आंत जो है मेनली कलेक्टर है, उसमें जैसे जैसे आगे जाता है मामला तो वो एक्सक्रीशन है, जो फालतू चीज़ें हैं वो बाहर निकलनी है, और उसमें से भी आहिस्ता आहिस्ता पानी जज्ब होता जाता है और आखिर में वो एक सेमी सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये तो सारा एक सिस्टम है जो हमारा हाजमे का है। उसमें किसी स्टेज पे भी ख़राबी हो जाती है। यानी अगर दांत ठीक नहीं है तब चबाया अच्छा नहीं जाएगा, गोश्त अच्छा नहीं चबाया जा सकता, या बहुत सब जो सख्त चीज़ें हैं वो नहीं चबाई सकती। अगर ग़िज़ा की नाली में प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपने ख़ुद बता दिया वो है रिफ्लक्स डिजीज़, गर्ड। यानी रिफ्लक्स का मतलब ये है कि मैदे की तेज़ाबियत और मैदे का खाना ऊपर को चढ़ता है जी। उसकी बेशुमार वजूहात है। ठीक है। उसमें एक तो ग़िज़ा की नाली का छोटा होना है, यानी उसको 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम है तो वो मैदा थोड़ा ऊपर खिंचा होता है। तो डॉक्टर साहब ये पेशेंट्स में होता है कि जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें होती हैं। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि ये छोटी है आंत, जो ग़िज़ा की नाली है वो छोटी है, तो उसमें मैदे का कुछ हिस्सा ऊपर खिंचा होता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत पहले ही से मौजूद होती है। तो ये क्या कोई बीमारी कंसिडर की जाती है? जी ये बीमारी मतलब है तो कंजेनिटल, लेकिन उसको बीमारी कंसिडर किया जाएगा। दूसरा ये है कि निचला हिस्सा जो हमारा है वो बिल्कुल ऐसे तंग होता है, बंद होता है। जब एंडोस्कोपी करते हैं तो हवा देते हैं तब ये खुलता है जी। हम समझते हैं कि खाना गिरता नहीं है, हर लुकमे को इसोफेगस ऐसे करके ले जाती है। ठीक है। तो निचला हिस्सा खुल जाता है, अगर वो बिल्कुल बंद ना हो तो उससे भी वापसी हो जाती है। फिर ऐसे ही है जैसे बहुत पेट भरा हो तो फिर वो खुल जाएगा स्फिंक्टर, बहुत भरा होगा, बहुत चिकनाई होगी, मिर्चे मसाले ज़्यादा होंगे, कुछ ऐसे फूड हैं जिसको और ख़राब करते हैं जी। तो एक आध दफ़ा तो हो जाए तो ठीक है, लेकिन जिसको रोज़ाना होना शुरू हो जाए या जिसको हफ्ते में 2-3 बार हो जाए, इसको हम फिर कहते हैं कि इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो गई है। रिफ्लक्स तो हो ही जाता है, किसी दिन आपने कुछ खा लिया ऐसा। तो इसमें हमारी जो दवाएं हैं ख़ुसूसन, जिसमें दर्द की दवाएं शामिल है, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, वो इसको खोल देती हैं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा चिकनाई है, तली हुई चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसको बढ़ा देती हैं, इसको बढ़ावा देती हैं। उसकी वजह से ये चीज़ें वापस को आने की शुरू हो जाती हैं। परहेज़ इलाज से बेहतर है। बेशक। इसमें और कुछ चीज़ें भी हैं, जिस तरह कच्चा प्याज है, लहसुन है, ये चीज़ें भी इसको बढ़ाती हैं। अच्छा। हम कच्चा प्याज जो सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिनको ये बीमारी है उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह ऐसी चीज़ें जो मैदे की एम्प्टिंग यानी उसके खाली होने की रफ्तार को कम कर देती हैं, उसमें घी है, बहुत ज़्यादा चिकनाई है, उसमें अमरूद है, उसमें खीरा है, ये इसको डिले करते हैं, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब जो नई दवाएं आ गई हैं जो वज़न कम करने वाली हैं, GLP-1, ओज़ेम्पिक वगैरह, ये भी यही काम करती हैं।
ओह। ये भी स्लो करती हैं। स्लो की वजह से आपको लगता है कि मैदे में खाना वहीं पड़ा है और आप मज़ीद खा नहीं सकते। तो ये भी एक वजह है जो कॉन्स्टिपेशन की और रिफ्लक्स की वजह हो सकती है। तो अब इसका इलाज फिर एक तो परहेज़ हो गया, जैसे मैंने बताया इन खानों से अवॉइड करना है। दूसरा फिर उसमें वो दवाएं हैं जो तेज़ाबियत को कम करती हैं। तो क्या मरीज़ को फिर थ्रू आउट द लाइफ इन दवाइयों पे रहना पड़ता है? नहीं, अगर आप बहुत मोहतात हो जाएँ तो फिर नहीं। ठीक है। इसमें एक बड़ी वजह वज़न भी है, अच्छा, वज़न का ज़्यादा शुगर भी होना। है। तो वज़न और फैटी लिवर, जितना वज़न ज़्यादा होगा, आप लेटते हैं तो पेट का वज़न लामाला आपके ऊपर आएगा, मैदे के ऊपर, और फिर वो रिफ्लक्स बढ़ जाएगा। तो मोटापा भी बहुत बड़ी वजह है इसकी। तो वज़न कम करने से भी आपकी रिफ्लक्स डिजीज़ जो है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। मैदे में दर्द रहती है, खाना हज़म नहीं होता, बदहज़मी रहती है। अच्छा जी, अब बदहज़मी क्यों होती है डॉक्टर साहब? और बार-बार ये जो बर्प्स, खट्टे टिकार आते हैं, इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजूहत एक तो ग़िज़ा खुद है। हम्म। अब ग़िज़ा में स्टार्च जितना ज़्यादा होगा उतनी फर्मेंटेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। फर्मेंटेशन का ये मतलब है जैसे हम आटा रखते हैं और वो ख़राब हो जाता है, ख़मीरा हो जाता है, जिसको हम खमीरा ये कहते हैं। ख़मीरापन है। जब ख़मीरापन होगा तो उसमें गैस पैदा होगी, गैस पैदा होगी तो ऊपर को चढ़ेगी, क्योंकि उसको रास्ता अगर रिफ्लक्स डिजीज़ है तो वो इधर ही आएगी। ठीक है। और उसमें बदबूदार गैसेस भी आ सकती हैं, सारा काम हो सकता है। इसी तरह जब तेज़ाबियत कम हो जाती है तब भी ये अमल शुरू हो जाता है। और खाना बेज़ाते खुद तेज़ाब को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। ठीक है। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो तेज़ाब तो एक ख़ास मिक़दार में बना है ना, जब हम खाना ज़्यादा खाएंगे तो तेज़ाब की मिक़दार कम हो जाएगी और उसमें हाज़मे का अमल ख़राब हो जाएगा, और वो फर्मेंटेशन जब होती है तो फिर गैस बनती है और खट्टे टिकार आते हैं, ऊपर को आते हैं। इसलिए भी आते हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम डिले हो जाता है। जिस तरह पुराने ज़माने में कहते थे कि शादी ब्याह पे लोग ज़्यादा आ गए तो एक कनस्तर घी का और डाल दें, तो वो फिर गैस्ट्रिक डिलेइंग, जो जितनी चिकनाई होगी, जितनी मुरगन ग़िज़ाएँ होंगी, उतना मैदे में खाना पड़ा रहेगा और वो ज़ाहिर है उस पर फिर तेज़ाबियत उस तरह असर नहीं करती और वो फर्मेंटेशन हो जाती है। बहुत सारे लोग ना कहते हैं स्टमक में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, मुख्तलिफ ड्रिंक्स हमारे यहाँ जो मिलती हैं उनका इस्तेमाल कर लिया, कोला ड्रिंक्स हैं, क्या ये कोला ड्रिंक्स और जो बाकी ड्रिंक्स होती हैं ये भी क्या हमारे मैदे को ख़राब कर रही होती है? क्योंकि खाने के बाद हमें आदत हो चुकी होती है ना, जब तक ड्रिंक नहीं होगी भाई हम खाना नहीं खाएंगे। बच्चों में बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, तो ये ड्रिंक्स भी हमारे खाने को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है, मैदे जी को बिल्कुल, डिस्टर्ब ये करती है। कोला ड्रिंक्स जो है ना वो तो लाजमी करते हैं, लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, ऐसी वो हाजमे को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तेज़ाबियत के हामिल होते हैं। ठीक है। जिनकी तेज़ाबियत कम है वो जब खाते हैं तो वो कहते हैं हमारा हाजमा बेहतर हो गया। ओके। लेकिन कोला में चूँकि पता नहीं क्या होता है, ये तो किसी को नहीं पता, वो फार्मूला तो नहीं बताते, लेकिन उसमें कोकोआ या ऐसी चीज़ें उसका एक्सट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से वो मैदे में सोजिश कर सकती है। तो ये अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि जितना मीठा जा रहा है, एक बोतल में 6 चम्मच चीनी होती है, तो बाकायदा चीनी होती है, ये नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें डाली होती हैं। लेकिन जो दूसरी जिसमें चीनी नहीं डली उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है आप कैलोरीज़ का इंटेक बढ़ा रहे हैं अपना, तो उसमें गड़बड़ होगी, लाजमन गड़बड़ होगी।